वेलकम टू पीएन एजुकेशंस। आज हम 7 से 8 मई के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है। अब पहले तो इसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस क्यों मनाया जाता है और ये इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी। मतलब कुल मिला के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो उसके बारे में पहले हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है। तो वह ये था कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। इसी को देखते हुए 1948 में एसके धर आयोग बनाया गया था, जिसने तत्काल मतलब कि उस परिस्थिति को देखते हुए भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को नकार दिया गया था। इसके बाद जेबीपी समिति बनाई गई। जेबीपी समिति ने ये रिकमेंडेशन पेश की कि तत्काल समय में भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जो मद्रास एक तमिल राज्य था, इससे एक तेलुगु राज्य अलग होना चाहता था। तो वहाँ के गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है। तो पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में लगातार आंदोलन हुआ और जैसे ही इनकी डेट हुई 1953 में, तो अक्टूबर 1953 को एक नया स्टेट बना था, क्या आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बना जिसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। ठीक है। राजधानी क्या बनाई गई थी? करनूल थी। मतलब तमिल स्टेट से या तमिल राज्य से एक तेलुगु जो राज्य था वो अलग हो चुका था। इसी लगातार मांग उठते गई, फिर नए नए स्टेट बनने की बात की गई। तो इसी को देखते हुए 1953 में फजील अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन है, जो रिपोर्ट है, वो 1956 में पेश की गई। कब? 1956 में। ठीक है। कब की गई थी? 1956 में जो है पेश की गई थी। अब 1956 में जैसे ही पेश की गई थी तो ये क्वेश्चन अब पूछा गया था कि जब 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें कितने जो है स्टेट बनाए जाने की और कितने केंद्र शासित बनाए जाने की बात की गई थी। तो 16 स्टेट और 3 केंद्र शासित बनाए जाने की बात की गई थी। लेकिन भारतीय संविधान के 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत उस टाइम पर इस 16 राज्य के स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की बात की गई थी। ठीक है। बाद में इसमें संशोधन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है। फिर लगातार जो है भारत से मतलब कहना चाहिए जितने भी स्टेट थे वहाँ पे भाषाई आधार पर जो है राज्य अलग होना चाह रहे थे। तो उसी को देखते हुए 1 मई 1960 को क्या हुआ? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से, है ना, जिसे बम्बई कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था। ठीक है। तो महाराष्ट्र से मतलब मराठी भाषी से एक गुजराती जो भाषी राज्य था वो अलग हुआ था। ठीक है। तो महाराष्ट्र मराठी भाषी था और गुजराती भाषी था। ठीक है। तो ये अलग हुआ था। ठीक है। पहले गुजरात महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 2026 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की जो प्रदर्शनी है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो लेह लद्दाख में आयोजित की गई थी। ठीक है। लेह लद्दाख में जो है इसे आयोजित किया गया था। तो कहना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध पूर्णिमा, है ना, भगवान बुद्ध को जो है पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पूर्णिमा के दिन ही जो है उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था और शिक्षा लेने के लिए निकले थे और पूर्णिमा के दिन ही जो है उन्हें मृत्यु, है ना, मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो आप लोग सभी जानते हैं इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? नेपाल में।
कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। ठीक है, और नेपाल में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कब? आपको तो 563 ईस्वी में। ठीक है, 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में जो है इनको इनका जन्म हुआ था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बिहार बोधगया में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से जो है ये भगवान बुद्ध कहलाए थे, है ना। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूपीआई ने 2026 में कितने वर्ष पूरे किए? ठीक है, तो 2026 में पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीआई की स्थापना या इसे कब लाया गया था, इसे कब लॉन्च किया गया था, तो उसी से ये आंसर बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूपीआई ने 2026 में 10 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2016 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यूपीआई जो है वो गवर्नमेंट टू कस्टमर, है ना। ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है एल्गोरिथम का, क्योंकि पीएससी में जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि यूपीआई किस बेस पर जो है काम करता है। तो गवर्नमेंट टू कस्टमर, कस्टमर मतलब ग्राहक, मतलब गवर्नमेंट ने जो है लोगों के लिए जो है इसे लेके आया है। तो यूपीआई, पहले तो बात करते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसे किसने विकसित किया था? तो हमारे पे जो एक संस्था है वही काम करती है, NPCI। अच्छा, तो NPCI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, तो यूपीआई को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार ने जब यूपीआई लेके आई तो उसको लाने का मुख्य रीज़न क्या था, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीआई ने सबसे ज़्यादा जो साथ है वो कोरोना काल में दिया था, है ना। लोग पैसों को भी छूते थे तो ये ध्यान रहता था कि कहीं उस पैसों के माध्यम से हम तक के जो है कोरोना शरीर में एंटर ना कर ले, है ना। तो यूपीआई का जो महत्व है सबसे ज़्यादा कोरोना काल में ही पता चला था। तो भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली मतलब कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस डिजिटल भुगतान प्रणाली का निर्माण किया था, है ना। और आप तो जानते ही होंगे कि इसके अलावा हम लोग जो है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, भीम ऐप जैसे जो है बहुत सारे जो ऐप है वो नए नए स्तर पर जो है लागू किए गए हैं। और इनका जो है हम लोग कहना चाहिए डिजिटल रूप से करते हैं, है ना, लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसी के तहत जो है आपका कहना चाहिए 2014 में जनधन योजना, है ना, वित्तीय अर्थव्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स थीम वाला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है ना। तो ये एक कहना चाहिए मिलिट्री है, मिलिट्री फोर्स हो रहा था, तो ये किया गया आपका जयपुर में। ठीक है, और जयपुर में इसे करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य था साइबर युद्ध, स्पेस टेक्नोलॉजी, आधुनिक सुरक्षा और कहना चाहिए रणनीतियों पर केंद्रित करने के लिए। और इसकी जो अध्यक्षता है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंडमान में सबसे बड़े अंडर वाटर भारतीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सबसे बड़े अंडर वाटर भारतीय ध्वज प्रदर्शन का आयोजन किस द्वीप में किया गया है? तो स्वराज द्वीप में किया गया है। किस द्वीप में किया गया है? तो स्वराज द्वीप में किया गया है। लगभग इस भारतीय ध्वज की, है ना, लगभग इस भारतीय ध्वज की जो कहना चाहिए लेंथ है या चौड़ाई जो है वो लगभग 60x40 है। कितना? 60x40 है, मतलब कुल मिला के ये 2400 मीटर है ना। इतना बड़ा जो है भारतीय ध्वज का जो प्रदर्शन है वो अंडर वाटर का मतलब क्या होता है? समुद्र की गहराई में जाकर जो है इसका प्रदर्शन किया गया है। मतलब कुल मिला के इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है,
और इसमें जो मिलिट्री फोर्स थी, है ना, नौसेना थी या जो निजी जो गोताखोर थे, उन लोगों के साथ मिलकर जो है इसका कहना चाहिए प्रदर्शन किया गया है ना। हमने हवा में तो लहराया था, अब हमने पानी में भी जो है भारतीय ध्वज का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये कहना चाहिए आपके आने वाली जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज 8 मई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 8 मई को वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर पीएन एजुकेशन सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट या कहना चाहिए कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।